सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर, दैट इज शेयर्स। बेसिकली शेयर्स चैप्टर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, जो आप लोग मार्केट में देखोगे कि कंपनीज ऑपरेट करती है, शेयर मार्केट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में कि शेयर्स क्या है। ठीक है ना, बचपन से अपने जैसे कॉमर्स लाइन में घुसते हैं तो अपने को समझ में आता है कि ये शेयर्स कुछ तो होती है, लेकिन ये शेयर्स होता क्या एग्जैक्टली इसको जानेंगे। And rather than knowing it theoretically, हम इसको प्रैक्टिकली समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसका पहले बेस जान लेते हैं कि क्या होते हैं शेयर्स। से बेसिकली कंपनी क्या होती है। से कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, कोई लोग एचयूएफ होते हैं, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको आप लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बोल के भी जानते हैं। तो उसी तरीका से पार्टनरशिप में एलएलपी भी खोला जाता है, उसी तरीके से कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अब जो भी आप बड़े जायंट देखोगे बिजनेसेस में, वो सारे कंपनी खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, क्या होता है, कैसे लोग पैसा एक्वायर करते हैं मार्केट से, ये सारी चीज जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कंपनीज बेसिक अगर हम लोग बात करें तो कंपनी दो टाइप की है। हालांकि और डिटेल में भी अगर देखेंगे तो और भी टाइप की कंपनीज आपको मिलेगी, लेकिन बेसिक अगर अपने देखें तो कंपनीज बेसिकली दो टाइप की, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो सर क्या ये जो रिलायंस हम लोग देखते हैं, टाटा हम लोग देखते हैं, क्या ये प्राइवेट कंपनी है? क्योंकि ये हम लोग सोचते हैं कि टाटा तो रतन टाटा की है, रिलायंस तो मुकेश अंबानी की है, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है? चलो समझते हैं इसको। कोई भी कंपनी जब पहले इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब जब रजिस्टर करती है अपने आप को, दे रजिस्टर एज अ प्राइवेट कंपनी। कैसे, कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है सर, ये भी बता दीजिए। तो चलो, प्राइवेट कंपनी, कोई भी किसी को भी अगर कंपनी बनाना है तो सबसे पहले उनको अप्रोच करना पड़ेगा आरओसी। व्हाट इज आरओसी? आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो एवरी स्टेट्स में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक मिनिस्ट्री अपॉइंट कर रखी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन हेड करता है? दिस इज हेडेड बाय द द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी करंट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, दे आर द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट और द हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एमसीए। नाउ अब आरओसी का बात करते हैं। अब हर स्टेट में, बड़े स्टेट्स में इन्होंने क्या कर रखा है, एक रजिस्ट्रार बना के रखा है। बेसिकली रजिस्ट्रार का काम क्या होता है? रजिस्टर मेंटेन करना, राइट। तो रजिस्टर क्या होगा? जहां पे भी कंपनी का नाम लिस्ट किया जाएगा रजिस्टर में। सो किसी भी इंसान को या किसी भी अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को अगर मिलकर कंपनी को फॉर्म करना है, तो उनको क्या करना होगा? उनको आरओसी को अप्रोच करना होगा, राइट। तो आरओसी के पास जाएंगे, उन्हें बताना होगा कि हम कितने मेंबर्स हैं। और बेसिकली आपको पता होगा कि अगर मैं 1% कंपनी की बात एक बार ना करूं, तो बेसिकली 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, राइट। तो इनको क्या करना होगा? अपने मेंबर्स के लिस्ट के साथ उनके पास जाना होगा, प्लस इनको ये बताना होगा कि इनका कैपिटल कितना रहेगा। कैपिटल मतलब जो मालिक जो पैसा लगाएंगे बिजनेस में। तो सेम वे जो हम लोग प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते हैं, जो मालिक पैसा लगाते हैं, सेम वे जो हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, जो पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, सिमिलरली कंपनी में जो लोग पैसा लगाएंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे कैपिटल, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल। तो ये शेयर होता क्या एग्जैक्टली? कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को डिवाइड करती है छोटे यूनिट्स में। जैसे लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, 1 लाख की कैपिटल है, तो जो कंपनी चाहती है कि स्टार्ट करना चाहती है 1 लाख की कैपिटल से, क्योंकि हमें पता है अगर एक प्राइवेट कंपनी है 1 लाख रुपए से भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है। और अगर अपने को पब्लिक कंपनी बनानी है तो बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट रहती है 5 लाख। तो मिनिमम कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी इज 5 लाख। एंड प्राइवेट कंपनी अगर हमें बनानी है तो 1 लाख रुपए में भी हम अपनी प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। इफ आई इग्नोर द ईपीसी 1, ओपीसी 1, अगर 1% कंपनी एक बार में बात ना करूं तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर से भी बन जाती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 200। ठीक है ना। एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि रिलायंस, आप चाहे तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 130 करोड़ पब्लिक में अगर रिलायंस के शेयर होल्डर बनना चाहे तो लोग बन सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कैसे लोग पैसा लेते हैं पब्लिक से, ये भी हमें जानना है, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि सर अगर हमें खुद पैसा लेना है मार्केट से तो हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमें खुद की कंपनी बनानी है तो कैसे ले सकते हैं। अब सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है, अगर वो रजिस्टर्ड होती है तो एज अ प्राइवेट कंपनी होती है। अब उनको एमसीए को अप्रोच करना पड़ता है। बेसिकली एमसीए के अंडर में जो रजिस्ट्रार्स हैं हर एक स्टेट में, उनको वैसे रजिस्टर करना है। लेट्स सपोज हमें कोलकाता में एक कंपनी रजिस्टर करनी है,
अगर हमें कोलकाता में कंपनी रजिस्टर करनी है तो हमें वेस्ट बंगाल के अंदर जो आरओसी है जिसका नाम है आरओसी कोलकाता, उसके पास जाना होगा। मतलब क्या फिजिकली जाना होगा सर? नो, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल में, आपके एमसीए पोर्टल में अवेलेबल होता है। तो हमें उनके पोर्टल में अप्रोच करना पड़ता है थ्रू अ फॉर्म कि हमें ये कंपनी बनानी है, हमें ये नाम रजिस्टर करना है और हमारी ये कैपिटल रहेगी, हमारे ये मेंबर्स रहेंगे। और भी कई सारे डिटेल्स है जो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत इतने डिटेल में जानने की नहीं। अब क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, जो उनके शेयर्स है बेसिकली, जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द कैपिटल ऑफ कंपनी आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। अब ये यूनिट्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, या कोई भी वैल्यू आप जो लेना चाहो 20, 30, 40 आपको डिसाइड करना है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कंपनीज की वैल्यू 1 रुपए या 10 रुपए देखी जाती है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड करें, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं 10 रुपए का। मैंने एग्जांपल लिया था कि कंपनी रजिस्टर करना चाहती है 1 लाख रुपए के कैपिटल के साथ और 1 यूनिट का वैल्यू ये लोग डिसाइड कर रहे हैं 10 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 शेयर्स ये लोग आज इशू करेंगे। तो शेयर्स क्या है? एक तरीका का कैपिटल का सब पार्ट्स है, यूनिट्स है, जिसको हम लोग ओनर्स को देंगे अगर उनको ओनरशिप चाहिए। तो अगर कोई ओनरशिप लेना चाहता है तो उनको एज अ प्रूफ उनको क्या मिलेगा? ये शेयर्स मिलेगा। चलिए शेयर्स देखने में कैसे होते हैं? ये शेयर्स एक तरीका के सर्टिफिकेट होते हैं, हालांकि पहले ये फिजिकल फॉर्म में होते थे, कंपनी का नाम वगैरह रहता है, देन जो भी शेयर होल्डर होगा उनका नाम रहेगा कि आपके पास इतना शेयर है, इस तरीके से दिया जाता था। लेकिन आजकल ये डीमैट फॉर्म में होता है, दैट इज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में रहता है। आजकल इसको फिजिकल शेयर्स आप लोग नहीं देख पाओगे। पहले जमाने में अगर किसी के पास अगर आप देखोगे तो उनके पास फिजिकल फॉर्म्स ऐसे हुआ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कंपनी पैसा कैसे लेती है पब्लिक से। सबको ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सर पैसा कैसे उठाए, पैसा कैसे उठाए। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो इस कंपनी से। एग्जांपल लेते हैं बोट, ठीक है ना। हालांकि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक और कंपनी लूंगा जो ऑलरेडी पब्लिक से पैसा उठा चुकी है, एंड एक ऐसा कंपनी जो पोटेंशियली पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है। एक एग्जांपल लेते हैं बोट की, फिर आगे से लेट्स सपोज बोट के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। बोट के पास 1 करोड़ रुपए है और इनका पर शेयर, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपए। इसका मतलब इनके पास कितने शेयर्स हैं? दैट इज 10 लाख शेयर्स है। अब ये शेयर किसके पास होंगे? बेसिकली अमन गुप्ता सर के पास होंगे, या उनके कोई भी रिलेटिव जो भी बेसिकली 2 मेंबर मिनिमम होने जरूरी है, ज्यादा भी हो सकते हैं। उनके पास 4-5 जो भी लोग हैं उनके पास ये 10 लाख शेयर्स होंगे। लेट्स सपोज 2 ही मालिक है। वे ले लेते हैं कि अमन गुप्ता जी के पास 5 लाख शेयर्स है ऑफ रुपीज 10 ईच, जो बन जाता है 50 लाख रुपीस। एंड उनके कोई एक रिलेटिव्स के पास 5 लाख शेयर और है एट द रेट ऑफ 10 एट द रेट ऑफ 10 ईच, उनके पास भी 50 लाख के शेयर्स। तो इस तरीके से इनकी कैपिटल बन जाती है टोटल 1 करोड़ रुपए। अब इनको क्या करना, अभी बोट पहले वाला बोट नहीं रहा जब ये बना था, अब ये बड़ा कंपनी बन चुका है, अब ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस चाहता है, ठीक है ना। तब इनको और पैसे चाहिए। अब इनका 1 करोड़ रुपए से काम नहीं बन रहा है, तो सोचो इनको आज 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 100 करोड़ के लिए किसके पास जाना होगा? ये पब्लिक को अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर लोन लेना हो तो लोन लेने से क्या होगा, फिक्स बर्डन आएगा कंपनी के ऊपर। लेकिन अमन गुप्ता को क्या चाहिए, बोर्ड को क्या चाहिए, या कोई भी कंपनी जो मार्केट से पैसा लेना चाहती है, उनका बेसिक मोटिव क्या होता है? वो चाहता है कि पैसा के साथ एक ओनरशिप भी आएगा। ओनरशिप एज इन अगर कोई शेयर कैपिटल खरीदेगा तो कंपनी का मालिक बनेगा। कंपनी का मालिक अगर बनेगा तो वो क्या होगा, कंपनी में ओनरशिप लेके आएगा, वो कंपनी में एक्सपर्टीज लेके आएगा, वो कंपनी को एक्सपर्ट एडवाइस भी देगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, कंपनी इशू करेगी 100 करोड़ का शेयर्स। इसको हम लोग बोलते हैं इशू कैपिटल। ये टर्म्स वगैरह भी हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो ये सब टर्म्स वगैरह बहुत काम आएंगे। इशूड कैपिटल से पहले कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर करती है, तो आरओसी को बताना होता है कि हम इतना कैपिटल रेज करना चाहते हैं। आपको याद होगा जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, तो मैंने 1 लाख की कैपिटल की बात की थी जब अमन गुप्ता ने स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को ये डाउट हो सकता है कि सर फिर 1 करोड़ का कैपिटल कैसे होगी। तो जैसे जैसे इनकी कंपनी बड़ी होती गई और पैसा लगता गया, तो अमन गुप्ता ने क्या किया, अपनी कैपिटल को रेज करते गए, ठीक है ना। आरओसी के पास एप्लीकेशन डालते गए और उन्होंने अपना ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का मतलब है जितने कैपिटल के लिए इन्होंने परमिशन ले रखा है आरओसी से। ऑथराइज कैपिटल का और भी नाम हो सकता है, वी कैन कॉल इट रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है ना। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली परमिटेड कैपिटल भी बोल सकते हैं कि इतना का परमिशन ले रखा है। हालांकि दो जो कॉमन टर्म जो यूज होता है दैट इज ऑथराइज कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल।
तो रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब इतने कैपिटल की इन्होंने परमिशन ले रखी है कि इतने कैपिटल ये लोग रेज कर सकते हैं कंपनी में। सेकंड, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जब ये लोग फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर जब इशू करेंगे तो इनको कितना पैसा चाहिए। अब देखिए इसमें डिफरेंस अपने को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इशूड कैपिटल का ये मतलब नहीं है कि पब्लिक ने एक्चुअल में पैसा कितना लगाया। जरूरत नहीं है कि अगर बोर्ड को 100 करोड़ चाहिए तो पब्लिक उसको 100 करोड़ दे ही देगा, राइट। हो सकता है पब्लिक सिर्फ 20 करोड़ ही देना चाहती है, पब्लिक सिर्फ 50 करोड़ ही देना चाहती हो, इतने पॉपुलर नहीं है हो सकता है बोर्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग उसमें 10,000 करोड़ लगाना चाहते हैं, राइट। तो इसको भी समझेंगे। इशूड कैपिटल का मतलब बेसिकली कि कंपनी को आज कितना पैसा रेज करना है, राइट। तो सबसे पहले वो लोग अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़वा लेंगे 1 करोड़ से उसको 101 करोड़ या 200 करोड़ कुछ भी अमाउंट करेंगे, और उसके एक नॉमिनल फीस देना होता है उसी के पास, वो बोर्ड पहले से अपना काम कर लेगा। अब बोर्ड को और भी किसी से परमिशन लेना है क्या? यस, बोर्ड को एमसीए के अलावा अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी बनाना चाहता है, अगर वो लिस्टेड कंपनी बनाना चाहती है तो उसे सेबी के पास भी जाना होगा। फिर आपने अभी लिस्टेड कंपनी कहा, ये क्या होता है? देखो जब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है तो वो एक अनलिस्टेड कंपनी होती है, मतलब उसके शेयर सिर्फ प्राइवेट लोग खरीद सकते हैं और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अगर अमन गुप्ता चाहेंगे तभी वो अपना शेयर्स बेचेंगे, बिना मर्जी के उनके कोई शेयर्स बेच नहीं सकते। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी में वो कन्वर्ट होना चाहते हैं, अगर वो पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं तो उनको अपने आप को लिस्ट करना होगा। कहाँ लिस्ट करना होगा? शेयर मार्केट में लिस्ट करना होगा, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए परमिशन चाहिए किसकी? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक और रेगुलेटरी बॉडी वहां पे आ जाती है जो उसको रेगुलेट करेगी कि जब आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो ये बहुत ही इंटीग्रेट मैटर हो जाता है। जब पब्लिक इंटरेस्ट का बात हो जाता है तो एक और रेगुलेटरी बॉडी अगर आप देखोगे सेबी, तो ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। जब सेबी को लगेगा कि एक्चुअल में आप इतने ज्यादा पॉपुलर हो, इतने ज्यादा आप पे भरोसा किया जा सकता है, आपने सारे कंप्लायंसेस को फिल किया है, सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स को फुलफिल किया है, तब जाके आपको परमिशन दिया जाएगा कि आप पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकते हो। तब आपको एक लिस्टेड कंपनी प्लस एक पब्लिक कंपनी बना दिया जाएगा। अब ये हमने बात किया था इशूड कैपिटल के बारे में। इशूड कैपिटल क्या होता है? कितना कैपिटल हम लोग पब्लिक से रेज करना चाहते हैं। आज क्या इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास परमिशन सोचो 100 करोड़ की है, क्या हम लोग 150 करोड़ पब्लिक से उठा सकते हैं? नहीं। तो क्या ये सेम हो सकता है? बिल्कुल। तो ऑथराइज कैपिटल, अगर हम इसको ऐसा लिखे, क्या ये रखते हैं? ऑथराइज कैपिटल कैन बी मोर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, ठीक है ना। सोचो इन्होंने 100 करोड़ के शेयर्स पब्लिक में इशू करने के लिए ये लोग चले गए कि बोले हाँ हमें 100 करोड़ चाहिए, अब इन्हें पब्लिक से पैसा लेना है। क्या पब्लिक ऐसे दे देगी इनको पैसा? नहीं। हम आप हो सकते हैं 10 लोग, 50 लोग, 1 लाख 1 करोड़ लोग जानते हैं, लेकिन इन्हें बहुत लोगों से पैसा चाहिए। इन्हें इन्वेस्टर्स लोगों से पैसा चाहिए, वो नहीं जो बोर्ड का सामान खरीदते हैं। इन्हें उन लोगों से पैसा चाहिए जो एक्चुअल में पैसा लगाते हैं मार्केट में, जो एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये लोग अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो कंपनीज क्या करती है, जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो क्या इशू किया जाता है? वो लोग अपना प्रोस्पेक्टस देते हैं। क्या लिखा रहता है उसमें? स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, उसके बारे में, उसके फाउंडर्स के बारे में, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली जब कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है, इतना बड़ा पैसा लेना चाहती है, तो वो लोग क्या करेंगे? अपने बारे में सब कुछ लिख के एक प्रोस्पेक्टस में डालेंगे और वो पब्लिकली इशू करेंगे। उसको देख के जिनको लगता है कि हाँ ये कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो वो ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या होगा? अगर सोचो किसी को अमन गुप्ता की कंपनी में पैसा लगाना है, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें एक छोटी सी एप्लीकेशन बनी देनी होगी। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जो भी पीएचडी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड है, उसके डायरेक्टली क्वेश्चंस अकाउंट्स में नहीं आते, लेकिन वो बेस अपने को जानना थोड़ा सा जरूरत होता है। अभी तक हमने 2 टर्म समझा है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, जो अकाउंट में थोड़ा सा अपने को बैलेंस शीट वगैरह में काम आएगा। एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या होता है? जनरली कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, सबसे पहले आपको शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए एक मिनिमम एक अमाउंट होता है जो कि कंपनीज एक्ट में फिक्स कर रखा है। इट शुड बी मिनिमम 25% ऑफ द इशू प्राइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जहां पे मुझे लगेगा कि ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, मैं आपको स्पेशल फोकस करके बता दूंगा। And this 25% minimum price, that is of the issue price, ये आपके लिए important है। ये एप्लीकेशन मनी कितनी होनी पड़ेगी? It should be minimum 25% of the issue price. Meaning thereby, अगर अमन गुप्ता चाहते हैं कि 10 रुपया वाला शेयर वो 20 रुपए में इशू करें, क्या ये कर सकते हैं? Yes. अमन गुप्ता चाहते हैं अपना शेयर 10 रुपया वाला शेयर पब्लिक को 15 रुपए में बेचे, क्या ये कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करें, क्या ये कर सकते हैं? यस। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू करना चाहेंगे, क्या वो कर सकते हैं? क्यों नहीं? जब कोई कंपनी 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए मतलब ये जो 10 रुपए इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कंपनी का फेस वैल्यू, जो हमने डिसाइड किया था कि 10 रुपया 1 रुपया हो सकता है कंपनी का शेयर, 1 यूनिट का वैल्यू, वो 1 यूनिट का जो वैल्यू होता है वी कॉल इट अ फेस वैल्यू या फिर वी कॉल इट अ नॉमिनल वैल्यू। तो ये जो 10 रुपया हमने बात की थी, दिस इज फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर बोल सकते हैं या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, कंपनी अगर 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर 10 रुपए में इशू करती है, वी कॉल इट शेयर्स इशूड एट पार। पार मतलब सेम लेवल। 10 का शेयर अगर 10 पे इशू होता है, वी कॉल इट इशूड एट पार। क्या ये कंपनी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर कंपनी 10 का शेयर 10 से ज्यादा भी इशू करेगी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी है, कंपनी ने ऑलरेडी प्रॉफिट्स कमा लिए, ठीक है ना, तो वो ऐसा रिजर्व वगैरह कंपनी के पास है, तो कंपनी अगर वो पैसा ज्यादा में इशू करना चाहती है शेयर्स, तो वी कॉल इट शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीमियम मतलब ज्यादा। जब कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है, वी कॉल इट अ प्रीमियम। इसको हम लोग बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, बिकॉज़ सिक्योरिटीज मींस जो भी ये डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड वगैरह जो भी इशू होते हैं, दीस आर ऑल डिबेंचर्स, ठीक है, दीस आर ऑल सिक्योरिटीज बेसिकली। तो जब एक कंपनी ज्यादा में इशू करती है, वी कॉल इट प्रीमियम। अगर हम 10 का शेयर 8 में इशू करें, तो वी कॉल इट शेयर्स इशूड एट दिस कंपनी। बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, अभी कौन सा कंपनीज एक्ट रेगुलेट चलता है? कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले कौन सा कंपनीज एक्ट चलता था? कंपनीज एक्ट 1956। अगर कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें, तो वहां पे शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू होते थे, प्रीमियम पे भी इशू होते थे, पार पे भी इशू होते थे। सोचो किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उसे पता है कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि उसे लोग 100 करोड़ रुपए देंगे, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा? वो क्या बोलेगा कि मैं आपको 10 रुपए वाला शेयर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको मुझे सिर्फ देना है 8 रुपए। तो बताओ लोग इंटरेस्टेड हुए या नहीं हुए? जो लोग नहीं भी हो रहे थे, उनको लगेगा कि यार ये तो 2 रुपए फायदा हो रहा है हमारा, 10 का शेयर दे रही कंपनी, ठीक है ना, और 8 रुपए सिर्फ लग रहे हैं, तो लोग वहां पे इंटरेस्टेड हो जाते थे। तो कई बार ये पैसा लेने के लिए कंपनी क्या करती थी? शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करती थी। लेकिन ओवर द टाइम जब कंपनी को रियलाइज हुआ कि इसमें लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, वो मैं समझाऊंगा कि फ्रॉड क्या होता है, तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी जब 2013 ने क्या बोला कि शेयर्स अब डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते। मैं इसमें भी आऊंगा कि डिस्काउंट में इशू क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें नॉर्मली बुक्स में आपको क्या मिलेगा, बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, सेक्शन नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन ये क्यों इशू नहीं हो सकता है, वो जब आपको पता चलेगा तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लाइव जब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कंपनीज क्यों इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे, ये आपको पता होना चाहिए। लॉजिकल जितना ज्यादा आप समझोगे, उतना ज्यादा चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। अब आते प्रीमियम और पार। अब क्या हो रही है, कंपनी एप्लीकेशन मनी, बेसिकली सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगाती है सबसे। तो कंपनी जब एप्लीकेशन मनी मंगाएगी, तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस बोला है मैंने, फेस वैल्यू नहीं बोला, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं लिखा हुआ। यही पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चन में कई बार ट्रिक देने के लिए क्या आ जाता है, सबको एग्जामिनर को भी पता होता है कि स्टूडेंट्स क्या रट के आए हैं 25%। एग्जामिनर क्या पूछ लेता है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में होता है 25% ऑफ द इशू प्राइस। जो इशू प्राइस है उसका 25% आपको देना होगा, राइट। से कंपनी 10 का शेयर 20 में इशू करना चाहती है, 20 का 25% दैट इज मिनिमम 5 रुपीस आपका एप्लीकेशन मनी होना पड़ेगा, राइट। इसके बाद अगर कोई अप्लाई करता है शेयर्स के लिए, कंपनी जनरली क्या करता है, जो क्वेश्चंस में मिलेगा आप लोग को ऐसे मिलेगा कि एप्लीकेशन मनी किसी शेयर का 3 रुपए है, किसी शेयर का, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी कंपनी मंगाती है 4 रुपए का। इस तरीके से क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। लेकिन सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कंपनी पूरा पैसा, सोचो 20 रुपए का शेयर का दाम है, तो पूरा 20 रुपए एप्लीकेशन में मंगा लेती है। तो सर कैसे 20 रुपए मंगा लेती है? ये तो धीरे धीरे होना चाहिए था, जैसे अगर हम लोग बुक्स वगैरह में जो देखते हैं। नहीं, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 25%, ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो 100 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो मिनिमम 25% आना पड़ेगा। 20,000 से नीचे आप नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम आप चाहो तो पूरा पैसा भी ले सकते हो। लेकिन अपने क्वेश्चंस में जनरली आप देखोगे तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। अपने को क्या मिलता है? सबसे पहले लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको शेयर्स मिल जाते हैं उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। अब इसका नाम अलॉटमेंट मनी क्यों है? इसका नाम एप्लीकेशन मनी क्यों था? क्योंकि लोग जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको जो पैसा देना है इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। इस तरीके से आप समझोगे तो आपको याद रहेगा। अप्लाई जब शेयर्स किया जाएगा तो जो पैसा दिया जाता है इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, एंड दीस आर नथिंग बट इंस्टॉलमेंट्स। एक
₹20 का शेयर है या ₹10 का शेयर है, उसको इंस्टॉलमेंट में बांट दिया, ₹5, ₹4, ₹3, ताकि अगर आप सोचोगे कि सर एक शेयर खरीद रहे हैं तो ₹20 देने के लिए भी इंस्टॉलमेंट क्यों? अगर आप एक शेयर के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा कि इतना सारे इंस्टॉलमेंट्स क्यों। आप सोचो आपको 1 करोड़ शेयर्स खरीदना है किसी कंपनी का, 1 करोड़ शेयर खरीदना है, इसका मतलब आपको देना है ₹20 करोड़। तब तो आपके लिए इंस्टॉलमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ ब्रेक करके देना। अगर आपको एक बार में देना होता तो आपको 20 करोड़ रुपए देना होता, ठीक है ना। तो जब अप्लाई करेंगे तो आपको देना होगा एप्लीकेशन मनी, जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो आपको देना होगा अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना हो सकता है? कुछ भी अमाउंट सोचो, एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन मनी ₹5 दिए तो अलॉटमेंट मनी हो सकता है ₹4 हो। इसके बाद जो कंपनी कॉल्स मंगाएगी इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉल। ये सब इंस्टॉलमेंट से बेसिकली अब कॉल्स, इनको फर्स्ट कॉल, अगर और पैसा मंगाना है तो सेकंड कॉल, इस तरीके से कंपनी कॉल्स मंगाती है। एंड जो लास्ट कॉल रहता है कंपनी उसको बोलती है, सोचो ये लास्ट कॉल है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अगर सोचो कंपनी थर्ड कॉल तक जाना चाहती है तो इसे कंपनी बोलेगी सेकंड कॉल और लास्ट वाले कॉल को बोलेगी थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कंपनी के पास पैसा आता है। से कंपनी को 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है, ठीक है ना। इसका मतलब कंपनी कितना शेयर्स इशू करना चाहती है? 10 करोड़ शेयर्स, ठीक है। पहला केस, केस 1, लोगों ने वोट पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया, लोगों ने 500 करोड़ देने के लिए रेडी हो गए। लोग इतना ज्यादा भरोसा दिखाया कि बहुत लोग रेडी हो गए, लोग 50 करोड़ शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है, दैट इज 50 करोड़ × 10, दैट इज 500 करोड़ देने के लिए तैयार है। क्या वोट ये पैसा रख सकता है? आप लोग बोलेंगे हाँ सर 100 करोड़ मांग रहे थे, 500 मिल गया, अच्छा बात है, लगभग लो जो पैसा मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, कंपनी ने 100 करोड़ की परमिशन दी थी, तो लोग 100 करोड़ ही रख सकते हैं। प्लस अगर आप किसी का एक्सेस पैसा लोगे, कोई भी आपको पैसा दे रहा है तो क्या सोच के दे रहे हैं कि आप लोग उसे कुछ रिटर्न दोगे, लेकिन आपके पास प्लानिंग, कंपनी के पास प्लानिंग है कि वो 100 करोड़ को इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकती है। जब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है 500 करोड़ का, आप वो 500 करोड़ का करोगे क्या, राइट? क्योंकि रिटर्न्स भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे। आज आपको वोट देके लोग दे रहे पैसा, लेकिन कल आप अगर उसको रिटर्न्स नहीं दोगे तो आपका शेयर का जो हालत करेंगे, सारा शेयर्स बेच के निकल जाएंगे, आपका शेयर का सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, सीधा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अभी सप्लाई का, शेयर्स का सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके खुद के शेयर्स के दाम ₹10 से आके ₹2, ₹1 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी कोई कंपनी नहीं करती है कि पैसा जरूरत नहीं है फिर भी ले लो, और ले भी नहीं सकते, राइट। ऐसा केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कंपनी ये पैसा रख सकती है? नहीं, कंपनी ये पैसा रख नहीं सकती। कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन ज्यादा आया है, लेकिन कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी को करना होगा प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो राटा अलॉटमेंट करनी होगी। इसका मतलब क्या? सोचो किसी ने 50 करोड़ का शेयर अप्लाई किया तो उनको बोला जाएगा कि एक काम करो, आपको 10 करोड़ के शेयर रखो। कोई 100 करोड़ के शेयर्स अप्लाई करेंगे तो उनको बोला जाएगा कि आप 80 करोड़ के शेयर रखो। इस तरीके से प्रो राटा करते हुए पूरे 500 करोड़ का जो एप्लीकेशन है उनको हम सिर्फ 100 करोड़ का शेयर ही इशू करेंगे, क्योंकि हमें पैसा सिर्फ 100 करोड़ ही चाहिए था, उससे ज्यादा हम लोग पैसा ले भी नहीं पाएंगे और रखना भी नहीं है, राइट। तो ये जो एप्लीकेशंस है इनका प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाएगा। क्या शेयर्स पूरे भी रिजेक्ट हो सकते हैं? यस, ये कंपनी बेसिकली लॉटरी सिस्टम पे करती है, पूरा शेयर्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो जो किसी ने 200 शेयर्स के लिए 200 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हो सकता है उनको अलॉटमेंट कुछ भी ना मिले, तो उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। दिस वाज केस 1। कमिंग ऑन टू केस 2। सोचो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है सिर्फ 100 करोड़। कंपनी को चाहिए भी कितना था? 100 करोड़। एप्लीकेशन भी कंपनी के पास कितने आई है? 100 करोड़ शेयर्स के लिए आई है, मतलब 100 करोड़ रुपए के लिए आई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई टर्म है नहीं इसके लिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं फुल सब्सक्रिप्शन या फिर 100% सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी क्या करेगी? सबको ड्यूली अपना शेयर्स इशू कर देगी, और जैसे कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो उनसे जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा उसको क्या बोलना चाहिए? अलॉटमेंट मनी करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी, जब शेयर्स अलॉट किया जाएगा उनको, जब शेयर्स इशू किया जाएगा उनको बेसिकली, तो अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा, राइट। केस 3, कंपनी को 95 करोड़ का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी है सोचो वो, लेकिन वो जैसे तैसे 95 करोड़ का शेयर्स मिल गया। क्या ये इस शेयर्स को इशू कर सकते हैं मार्केट में? बिल्कुल कर सकते हैं। उनको 100 करोड़ चाहिए था, 95 मिला है, कोई बात नहीं, रख लेते हैं। इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन।
अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। चौथा केस को भी समझते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में इनको सिर्फ 70 करोड़ की एप्लीकेशन मिली, इनको सिर्फ लोग 70 करोड़ देना चाहते हैं। क्या ये इस पैसा को भी रख सकते हैं? आपको लगेगा सर 95 रख सकते हैं तो 70 भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सेकंड रूल जो आपको याद रखना है, पहला रूल हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन मनी में कितना होना चाहिए, मिनिमम 25% ऑफ द इशू प्राइस। उसी तरीका से यहाँ पे एक दूसरा रूल अप्लाई होता है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कंपनी के पास आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कंपनी के पास आना चाहिए दैट इज 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। इसका मतलब हमारा इशूड कैपिटल कितना था, कितना पैसा उठाना चाह रहे थे, 100 करोड़। इशूड कैपिटल ध्यान रखना 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल क्या होता है, जितना पैसा हम लोग आज पब्लिक से उठाना चाहते हैं। ये नहीं कि पब्लिक ने कितना दिया, पब्लिक कितना देना चाह रही होते हैं यहाँ पे, राइट। पहले केस में व्हाट इज द इशूड कैपिटल, सारे केस में इशूड कैपिटल 100 करोड़ होगा जो हमें चाहिए। पहले केस में एप्लीकेशन आया 500 करोड़ का, लेकिन हम लोग रख कितना पाएंगे, 100 करोड़। तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल हो गया कितना, कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, 100 ही कर पाएंगे क्योंकि बाकी हमें रिफंड करना होगा। सेकंड केस में इशूड भी कितना है, 100, सब्सक्राइब भी कितना होगा, 100, जितना पैसा आया हमने पूरा कर दिया। थर्ड केस में इशूड कैपिटल भले 100 करोड़ था, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल की अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब कैपिटल सिर्फ 95 करोड़ है, क्योंकि 5 करोड़ के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं, तो हम लोग उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे ओनली 95 करोड़। लेकिन इस केस में जो मिनिमम 90% दैट इज अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है तो मिनिमम 90 करोड़ उसके पास एप्लीकेशन आना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आप अगर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हो तो एक्चुअल में आपकी पॉपुलैरिटी, एक्चुअली लोगों को इतना ट्रस्ट है या नहीं आप पे, ठीक है ना। तो इसलिए मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास नहीं आएगा तो आपको पूरा पैसा जितना एप्लीकेशन इनके पास आया था, दैट इज 70 करोड़ का अगर मैं बोलूं तो 7 करोड़ शेयर्स के लिए इनके पास एप्लीकेशन आया, तो 7 करोड़ से इनटू जो एप्लीकेशन में इनके पास आया पूरा इनको रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से इनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 90% का इन्होंने फुलफिल नहीं किया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो बेसिकली हमने क्या देखा उसको समराइज कर लेते हैं एक बार के लिए। कंपनी जो पैसा मंगवाती है उसको इस पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन मनी जो मिनिमम कितना होना चाहिए, इशू प्राइस का कितना 25%, करेक्ट। अलॉटमेंट मनी, जब शेयर्स अलॉट किया जाएगा लोगों को उनको देना होगा अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी उसके बाद का इंस्टॉलमेंट्स मंगाएगी देन इट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट कॉल, उसके बाद का इंस्टॉलमेंट हम लोग बोलेंगे सेकंड कॉल, एंड अगर ये लास्ट कॉल है तो कंपनी विल कॉल इट सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर इसके बाद भी कॉल्स, जैसे कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो 3 2 अगर सोचो 10 रुपए ऐसे खत्म हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल, ठीक है ना। कैपिटल किस तरीके से डिवाइडेड रहता है, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब परमिटेड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, कितने कैपिटल की हमने परमिशन ले रखी है आरओसी से, राइट। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब बेसिकली हम कितना पैसा रेज करना चाहते हैं पब्लिक से, राइट। इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली पब्लिक ने एक्चुअल में कितना पैसा कंपनी में लगाया। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या उसे भी हम सब्सक्राइब कैपिटल मानते हैं, नहीं, क्योंकि जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको हम लोग रिफंड कर देते हैं, ठीक है ना, प्रो राटा बेसिस पे या फिर रिजेक्ट करके, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ज्यादा, तो कैन वी कॉल इट ऑथराइज्ड कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू इशूड, मतलब इशूड ऑथराइज्ड के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली सब्सक्राइब कैपिटल भी इशूड के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसके बाद होता है पेड अप कैपिटल, या फिर इसको हम लोग साथ में बोल सकते हैं कॉल्ड अप एंड पेड। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया अभी तक, ठीक है ना। पेड अप मतलब लोगों ने अभी तक एक्चुअल में कितना पैसा दिया, क्योंकि कई बार कोई शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसा लेट से देते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग और जो कंसेप्ट करेंगे उसके साथ देख लेंगे कि क्या लोग पैसा लेट से देते हैं तो उनके क्या इंप्लीकेशंस होता है, क्या कंपनी उनकी शेयर्स वापस से छीन लेती है, तो ये सब क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, ये सब भी समझेंगे। ये जो बेसिक है ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है कि किस तरीके से शेयर्स इशू किया जाता है, क्या होता है। थोड़ा सा डिस्काउंट वाला जो मैं आपको बता रहा था कि डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी अपने एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने डिस्काउंट वाले शेयर्स को बंद क्यों कर दिया, तो इसको समझते हैं। लेकिन इसको समराइज कर लिया हमने कि
ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अब आते हैं डिस्काउंट में शेयर्स कंपनीज एक्ट ने बंद क्यों कर दिया? व्हाई शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट? होता क्या था, तो जो 100 करोड़ की कैपिटल है रिलायंस के पास, ये रिलायंस की है, अंबानी के नहीं, तो रिलायंस के पास 100 करोड़ की कैपिटल है। ये शेयर्स सोचो 75%, दैट इज 75 करोड़ के शेयर्स अंबानी के पास है, एंड ये 25 करोड़ के जो शेयर्स है ये पब्लिक के पास है, राइट? तो 75% का मालिक कौन? अंबानी, एंड 25% का मालिक कौन? पब्लिक। रिलायंस क्या करती है? रिलायंस बोलती है मुझे और 1000 करोड़ की जरूरत है, ठीक है ना, रिलायंस को और एक्सपेंशन करना है, रिलायंस को और 1000 करोड़ की जरूरत है, और रिलायंस एज पर 1956 एक्ट वाली चल रही है। सोचो हम लोग भी 2013 वाले एक्ट में पहुंचे नहीं है, जब डिस्काउंट में शेयर्स इशू होता था तब क्या होता था। हालांकि मैं कोई कंपनी का नाम ले रहा हूं तो इसको लिटरली मत लेना कि अंबानी ऐसा करते हैं, इसको XYZ कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, ये बस एग्जांपल पर्पस के लिए, इसको लिटरली मत लेना कि रिलायंस सही में ऐसा काम करती है, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। तो रिलायंस को सोचो एडिशनल 1000 करोड़ रुपए और चाहिए, अब रिलायंस को पता है कि रिलायंस डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है, तो कहीं का ये रूल बना क्यों था डिस्काउंट, ताकि कोई कंपनी को जेन्युइनली पैसा चाहिए, उनको पैसा नहीं मिल रहा, वैरायटी थोड़ी कम है, तो अगर वो लोग 10 का शेयर 8 में भी इशू कर देते हैं तो उनको पैसा मिल जाता, तो ये पर्पस था। लेकिन इस पर्पस का गलत कैसे फायदा उठाया गया लोगों द्वारा, तो कंपनीज द्वारा जो थोड़ा फ्रॉड वगैरह करते हैं उनकी बात करें। सोचो इस कंपनी को 1000 करोड़ रुपए चाहिए, ये कंपनी बोलती है हम इसको सिर्फ 200 करोड़ में इशू कर देंगे, मतलब 80% डिस्काउंट में शेयर्स इशू करने की तैयारी है। क्या ये अलाउड है? 1956 के एक्ट की मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट, तो ये अलाउड था। अब क्या होगा, कंपनी को चाहिए 1000 करोड़ लेकिन कोई देना नहीं चाह रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं ये लोग, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम 200 करोड़ में ये शेयर्स को इशू कर देंगे। होगा क्या, पब्लिक इनको 200 करोड़ देगी, पब्लिक को इशू करेंगे क्या डिस्काउंट में? बिल्कुल भी नहीं, हमें पता है रिलायंस को ऑलरेडी कोई भी पैसा, ये लोग तो प्रीमियम में शेयर्स इशू करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, एंड बेसिकली डिस्काउंट में इशू किसको कर रहे हैं? सोच लीजिए अपनी वाइफ नीता अंबानी को कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी आप XYZ एग्जांपल ले सकते हो, मैं XYZ को एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। तो सोचो ये 200 करोड़ का इन्होंने शेयर किसको इशू कर दिया? नीता अंबानी। तो रिलायंस के पास पैसे कितने आएंगे? 200 करोड़, लेकिन इनकी लायबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी? 1000 करोड़, क्योंकि इन्होंने इनको शेयर्स कितना का दिया है? 1000 करोड़। अब तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बोलोगे सर ये तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, कंपनी के पैसे नहीं आ रहे थे, कंपनी इशू कर सकती है। आपने रिलायंस का एग्जांपल, यहाँ पे कोई भी XYZ एग्जांपल लेते हैं, सोचो स्विगी का एग्जांपल ले लेते हैं। स्विगी को चाहिए 1000 करोड़, उन्होंने सस्ता में इशू कर दिया, आपने किसी रिलेटिव को शेयर या किसी को भी शेयर इशू कर दिया, पैसे की जरूरत थी, पैसा नहीं मिल रहा था, इससे हुआ क्या? देखो इससे हुआ क्या, कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए है लेकिन शेयर इशू कितना हो गया? 1000 करोड़, राइट? तो अंबानी को कितना फायदा हुआ ये देख रहे हैं, जो भी कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ का कैपिटल इनको मिला, शेयर्स मिला इनको, 200 करोड़ का इनको लॉस पैसा देना पड़ा, तो बेसिकली पैसा आउटफ्लो हुआ घर से, कंपनी के पास आया, कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए हाथ में आ गए, 800 करोड़ उनके घर में अभी भी बचा हुआ है। इस लॉस को जब मैं बेयर करने का दिखाऊं तो 800 करोड़ जो कंपनी का जो लॉस हुआ है, कंपनी ने 1000 करोड़ का शेयर 200 करोड़ में इशू कर दिया, तो कंपनी का जो 800 करोड़ का नुकसान हुआ वो 75% जो मेन होल्डर है कंपनी के, जो प्रमोटर है अगर हम लोग बात करें, तो उनको बेयर करना होगा, एंड रिमेनिंग 20% विल बी borne by the other shareholder that is the company, पब्लिक, सॉरी। तो 75% मतलब 600 करोड़ का नुकसान इनको खुद को होगा, एंड 200 करोड़ का नुकसान पब्लिक को यहाँ पे हो रहा है, जिनको पता भी नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेते हैं? प्रमोटर्स लेते हैं, मेजर शेयर होल्डर लेते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स है मेजरली, लेकिन ये पब्लिक को पता ही नहीं है कि इनको 200 करोड़ का नुकसान हो गया, राइट? तो 600 करोड़ अगर ये बेयर भी कर लेते हैं तो भी इनके घर में नेट 200 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो 800 करोड़ इनके पास बच रहा था, माइनस 600 करोड़ का इनको लॉस बेयर करना पड़ा, फिर भी 200 करोड़ का फायदा हुआ। किसको नुकसान हुआ? पब्लिक। इस तरीका से पब्लिक को नुकसान करके ये बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रॉड करती थी। मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस से बता रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रॉड करती थी, जिनको गवर्नमेंट ने पकड़ा है, और गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब हमें इस लॉ को चेंज करने की जरूरत है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इन्होंने इस पे अमेंडमेंट लाया, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया, और उन्होंने बोला आज से शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते। हालांकि जेन्युइन पर्पस के लिए बनाया गया था कि अगर किसी कंपनी को पैसा नहीं मिलता पब्लिक से, तो वो पब्लिक से डिस्काउंट में शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकते हैं। लेकिन जब देखा गया कि बड़े लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट में नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने डिस्काउंट में शेयर इशू करना बंद करवा दिया। तो अब सिर्फ शेयर्स इशू हो सकते हैं एट पार, मतलब सेम लेवल पे, या फिर जनरली प्रीमियम पे।
ठीक है ना, बाकी डिस्कशन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।